साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे औषधियों में रसायन की। ये कक्षा 12वीं के अंतिम अध्याय दैनिक जीवन में रसायन का भाग है। कुछ रासायनिक पदार्थ जो लोगों के निदान और दर्द निवारण आदि में काम आते हैं औषधियाँ कहलाती हैं। औषधि यानी ड्रग, जो ड्रग शब्द है वो फ्रेंच शब्द ड्रॉग से व्युत्पन्न हुआ है। ड्रॉग मतलब होता है ड्राई हर्ब यानी सूखी हुई शाक यानी सूखी हुई जड़ी बूटियाँ। और शब्द कीमोथेरेपी यानी रसायन चिकित्सा, इसको 1913 में पॉल एरलिख ने प्रतिपादित किया था। इनको ही आधुनिक रसायन चिकित्सा का जनक माना जाता है। इनके अनुसार जिन रसायनों का संक्रमणकारी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने में प्रयोग किया जाता है और वो होस्ट को कोई हानि नहीं पहुंचाते, रसायन चिकित्सा कहलाती है। प्रारंभिक समय में आयुर्वेदिक पद्धति जो वर्तमान में भी प्रचलित है, उसमें भी जो पौधों के जो विभिन्न अंग थे उनका उपयोग किया जाता था, उनसे जो एक्सट्रैक्ट निकलता था उसको भी औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता था। वर्तमान में ये सिद्ध हो गया है कि आयुर्वेद में जिन पौधों के भागों को या उनके एक्सट्रैक्ट को प्रयोग किया जाता था वो वर्तमान में भी औषधियों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ये सिद्ध हो चुका है कि जो बिलो पौधे की जो छाल है वो दर्द निवारक में काम आती थी। उसके अंदर 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल होता है जो कि एस्पिरिन में ही प्रयुक्त होता है। अब वर्तमान समय में भी बहुत सी औषधियों की खोज लगातार जारी है। हम प्रयोग के आधार पर उनकी माने मनुष्य के ऊपर या जीवों के ऊपर उसके प्रभाव के आधार पर इनको हम वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है एंटीपायरेटिक्स यानी जड़नाशक। ऐसी औषधियाँ जिनके प्रयोग से शरीर के तापमान में कमी आ जाती है यानी बुखार को उतारने में काम आती हैं। उदाहरण के तौर पर एस्पिरिन, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, पैरासीटामोल या फेनेसिटीन, ये फेमस जड़नाशक हैं। इन जड़नाशकों के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। जैसे एस्पिरिन का जो साइड इफ़ेक्ट है वो पेट में अल्सर पैदा करता है। यदि खाली पेट लिया जाए तो ये एलर्जी भी उत्पन्न करती है, पेट में अल्सर भी पैदा कर सकती है। इसीलिए दवाइयों का प्रयोग बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ पे कुछ औषधियों के रासायनिक सूत्र दिए गए हैं। जो फेनेसिटीन का है जी, आपका जो एसिड, जो पैरासीटामोल का ये संरचना दी है, इनको आप देख लीजिए। एक आपका एक फिनोक्सिल समूह है, एक माने फिनोल समूह है, इसमें एक हाइड्रोजन हटा करके और एक एमाइड समूह जोड़ दिया गया है, एस्टामाइड। दूसरा प्रकार है एनाल्जेसिक्स यानी पीड़ाहारी या दर्दनाशक। ये औषधियाँ बिना बेहोशी, बिना मानसिक उलझन के या बिना किसी साइकोलॉजिकल इफेक्ट के दर्द को कम करती हैं, दर्दनाशक कहलाती हैं। ये पुनः 2 वर्गों में बांटी जा सकती हैं। एक तो नारकोटिक और दूसरी नॉन नारकोटिक। एक यानी अनिद्राकारी और दूसरी निद्राकारी। तो जो नारकोटिक्स हैं यानी जिनके लगातार लेने से उनमें लत उत्पन्न हो जाती है, और जो नॉन नारकोटिक हैं उनके यूज से लत उत्पन्न नहीं होती। इनको स्वापक और स्वापक भी कहते हैं। यहाँ पे आप निद्राकारी शब्द की जगह पे हटा के अपन स्वापक और अस्वापक शब्द का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जो स्वापक औषधियाँ होती हैं, नार्कोटिक ड्रग्स होती हैं, उनके प्रयोग से
लत उत्पन्न होती है, यानी नशा उत्पन्न होता है और वो हमें उसको खाने की आदत पड़ जाती है। जबकि जो अश्वापक होती हैं यानी नॉन नार्कोटिक्स होती हैं उनमें कोई साइड इफ़ेक्ट ऐसा नहीं होता है, ना कोई ऐसी लत पड़ने की गुंजाइश रहती है। आइए हम पहले बात करें नॉन नार्कोटिक ड्रग्स की या नॉन एडिक्टिव एनाल्जेसिक्स की। ये इसके अंतर्गत आप एस्पिरिन, एसिटॉक्सी बेंजोइकम्ल, पैरासीटामोल ये अत्यधिक लोकप्रिय हैं। नोवलजीन वगैरह ये भी पुरानी दवाइयाँ हैं, ये भी काफ़ी प्रयुक्त होती हैं। एस्पिरिन जो अत्यधिक प्रयुक्त होती है, ये दोनों ये कुछ औषधियाँ ऐसी हैं, दोनों तरह के काम करती हैं। बुखार भी कम करती हैं और दर्द भी कम करती हैं। जैसे एस्पिरिन का सूत्र देखिए, इस तरह दिख रहा है आपको। ये एस्पिरिन का रासायनिक सूत्र है, ये पैरासीटामोल का रासायनिक सूत्र है। ये आपने पिछले भाग में भी देख लिया। ये आपका फेनलब्यूटाजोन यानी इसका सूत्र है, और ये आपका नेप्रोक्सीन, ये और सूत्र इसमें दिए गए हैं। दूसरे जो लतयुक्त हैं नार्कोटिक ड्रग हैं, ये ऐसी हैं यदि सूक्ष्म मात्रा में शरीर को प्रवेश कराते हैं तो दर्द कम करती हैं, लेकिन ये निद्रा उत्पन्न करती हैं, नशा उत्पन्न करती हैं। इनसे लेजीनेस उत्पन्न होती है और अधिक हो तो कोमा भी जा सकता है व्यक्ति। इसलिए इनका प्रयोग बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए। ये मुख्यतः जब कोई बड़ी सर्जरी होती है, अत्यधिक असहनीय दर्द होता है, उस समय डॉक्टर इसको प्रयोग में लाते हैं। ये जो निद्राकारी पीड़क नाशक हैं मुख्यतः अफीम के उत्पाद हैं। मॉर्फिन, कोकीन, हेरोइन आदि होते हैं। ये आपको इसकी लेने की नस जो लत है वो पड़ जाती है। इनमें ओपिएट शब्द होते हैं, निद्राकारी होते हैं, ओपिएट शब्द से जाने जाते हैं, क्योंकि ये ओपियम यानी अफीम से प्राप्त होते हैं, इसलिए दूसरा शब्द इनके लिए ओपिएट भी प्रयुक्त होता है। इनके सूत्र आपको यहाँ दिखाए जा रहे हैं। ये मॉर्फिन का फॉर्मूला है, ये कोकीन का फॉर्मूला है, और ये हेरोइन का फॉर्मूला है। औषधियों में तीसरा प्रकार है पूर्तिरोधी यानी एंटीसेप्टिक या विसंक्रामक यानी डिसइंफेक्टेंट। तो जो पूर्तिरोधी यानी एंटीसेप्टिक होते हैं, ये ऐसे रसायन हैं जो सूक्ष्म जीवों को मारते हैं या उनकी वृद्धि को रोकते हैं। सेप्टिक शब्द ग्रीक भाषा के सेप्टिकोस शब्द से उत्पन्न हुआ है। इसका मतलब होता है शोधन यानी प्यूरिफाई करने वाला। यानी ये जो घाव वगैरह होते हैं, घाव में जीवाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं। जब कहीं कटने छिलने के कारण घाव हो जाते हैं तो उसमें हम डेटॉल या सेवलॉन या टेंचर आयोडीन इत्यादि का प्रयोग करते हैं। ये एंटीसेप्टिक कहलाते हैं। टेंचर आयोडीन बहुत फेमस है। ये एल्कोहल का जली विलयन है जिसमें 2 से 3% तक आयोडीन मिलाया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट, आयोडोफॉर्म इत्यादि भी आपके एंटीसेप्टिक होते हैं। दूसरे डिसइंफेक्टेंट यानी संक्रामक भी ऐसे रसायन हैं जो जीवाणुओं को शीघ्रता से नष्ट करते हैं। इनका प्रयोग बर्तनों, फर्श, सैनिटरीज, एसेसरीज आदि को साफ करने में किया जाता है। ये जीवित ऊतकों के लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए इनको शरीर पर प्रयुक्त नहीं करते हैं। जैसे फिनॉल, घरों में पोंछा वगैरह लगाते हैं इनसे। मेथिलफिनॉल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, सल्फर डाइऑक्साइड आदि, इनका प्रयोग घरों में या अस्पतालों में साफ सफाई के लिए किया जाता है। वहाँ पर जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उनको ख़त्म करने के लिए इन विषसंक्रामक पदार्थों का प्रयोग होता है। ये जीवित पदार्थों यानी जीवित ऊतकों को भी नष्ट करती हैं, इसलिए शरीर पर इनका प्रयोग नहीं करते हैं। अब है तीसरा जो अगला प्रकार है एंटी मलेरियल्स, यानी ऐसी दवाइयाँ जो
मलेरिया बुखार के दौरान शरीर के ताप को कम करने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। जैसे कोनेन है, जो एक एल्कलॉइड है, ये मलेरिया की प्राचीनतम औषधि है। ये अलग अलग नामों से आती है, क्लोरोक्वीन है, पैराक्वीन है, प्रीमाक्वीन है, इत्यादि नामों से आती है। अगला प्रकार है ट्रैंकुलाइजर यानी प्रशांतक। इनका प्रयोग मानसिक तनाव कम करने के लिए, अवसाद दूर करने के लिए किया जाता है। ये मानसिक शांति प्रदान करती हैं। ऐसी मानसिक स्थितियां जहां पे सामान्य जो सम्मोहक काम नहीं करते हैं, वहां पर प्रशांतकों का उपयोग किया जाता है। ये साइकोथेरेपिक ड्रग्स कहलाती हैं। ये औषधियाँ तंत्र का तंत्र पे कार्य करती हैं। ये मरीजों में जो हाइपरटेंशन के मरीज होते हैं या जो हिंसक मरीज होते हैं, उन पर प्रयुक्त की जाती हैं। इनमें इनके कुछ उदाहरण यहाँ पर दिखाए गए हैं, जैसे बारब्यूटेरिक अम्ल है, बेरोनल है या ल्यूमिनल है, सेकोनल है। ये आपकी प्रशांतक हैं। ये औषधियाँ नींद लाती हैं और मरीज सो जाता है। इनके लिए, प्रशांतकों के लिए कुछ और शब्द भी प्रयुक्त होते हैं, जैसे सेडेटिव्स हैं या एंटी डिप्रेसेंट हैं या हिप्नोटिक्स हैं। इन शब्दों का प्रयोग भी इनके लिए किया जाता है। अगला प्रकार है एंटीबायोटिक्स यानी प्रतिजैविक। एंटीबायोटिक शब्द एंटीबायोसिस शब्द से व्युत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ होता है योग्यतम की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। अर्थात इस प्रक्रिया में एक जीवधारी बिना स्वयं को नष्ट किए अन्य दूसरे जीवधारी को नष्ट कर देता है। अर्थात एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जीवित कोशिकाओं से प्राप्त होते हैं तथा सूक्ष्म जीवों की जीवन प्रक्रियाओं को बाधित करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। सबसे पहला जो एंटीबायोटिक है वो पेंसिलिन है, जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में की थी। उन्होंने कवक पेंसिलियम नोटेटम से इसकी खोज की थी। बाद में 1938 में अर्नेस्ट चेन तथा हार्वर्ड फ्लोरे ने पेंसिलिन को शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया था तथा प्रतिजैविक के रूप में इसकी उपयोगिता सिद्ध की थी। पेंसिलिन अत्यधिक ये प्रभावी औषधि है। निमोनिया, ब्रोंकाइटिस आदि में इसको दिया जाता है। इसका जो फॉर्मूला है आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इसकी संरचना है पेंसिलिन की। पेंसिलिन भी कई प्रकार के होते हैं। ये पेंसिलिन पूरी एक सीरीज होती है। इसमें पेंसिलिन जी, पेंसिलिन वी, इस तरह से अलग अलग नाम हैं इनके। इनकी संरचनाएं भी यहाँ दी गई हैं। पेंसिलिन एफ, पेंसिलिन के, एम्पिसिलिन। यहाँ पर एक सावधानी रखने की ज़रूरत है। कुछ व्यक्तियों में पेंसिलिन के प्रति एलर्जी होती है, इसलिए इसको पहले उसका टेस्ट किया जाता है और इसके बाद इसको लगाया जाता है। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन के प्रति मुझको उसके प्रति एलर्जी है और वो एलर्जी जैसे हम कभी ले लेते हैं तो लाल लाल चकत्ते के रूप में उभरने लगती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये बहुत ज़्यादा प्रयुक्त किए जाने वाले पेंसिलिन के प्रकार हैं। इनके एंटीबायोटिक्स हैं। ये स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये टीबी के लिए अत्यधिक प्रभावी है और टीबी पर विजय पाने में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हम एंटीबायोटिक्स को दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहला है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, यानी ये बहुत बड़े रेंज के जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं, यानी ये कई प्रकार के जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। विस्तृत परास प्रतिजैविक कहलाती है, यानी ऐसे एंटीबायोटिक जो कई प्रकार के जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। जैसे पेंसिलिन सभी प्रकार के जीवाणुओं को नष्ट नहीं करता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, संकीर्ण परास यानी नैरो स्पेक्ट्रम
एंटीबायोटिक कहें, यानी दो प्रकार के हो गए। जो बहुत सारे जीवाणुओं को नष्ट करते हैं वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हो गए, और जो बहुत कम जीवाणुओं को यानी बहुत लिमिटेड जीवाणुओं को नष्ट करते हैं वो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हो गए। इसके उदाहरण भी दिए हैं ये आपको। क्लोरामफेनिकॉल है, इसका जो फॉर्मूला दिया है पेनिसिलिन के, आप फॉर्मूला ऊपर देख ही चुके हैं। तो जो एंटीबायोटिक हैं दो प्रकार के हो गए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम। अब आइए बात करें सल्फा ड्रग्स की। ये संश्लेषित रसायन चिकित्सीय कारक हैं, यानी कीमोथेरेपेटिक एजेंट होते हैं। इनमें सल्फोनामाइड समूह होता है। सल्फोनामाइड यानी SO2NH2। इसका प्रयोग मनुष्य में जीवाणु संक्रमणों के निदान में किया जाता है। ये ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव कॉक्सी, बेसिलस, प्रोटोजोआ इनके प्रति भी प्रभावी होते हैं, यानी लेकिन ये जो आधुनिक एंटीबायोटिक हैं इनकी तुलना में अधिक विषाक्त हैं, इसलिए इनका प्रयोग धीरे धीरे कम किया जा रहा है। यदि हम सल्फा ड्रग को परिभाषित करना चाहें तो कह सकते हैं कि औषधों का वह समूह जो सल्फेनिलामाइड के व्युत्पन्न होते हैं सल्फा ड्रग कहलाते हैं। ये अत्यधिक तेजी से प्रभाव करते हैं। देखिए कुछ सल्फा ड्रग्स यहाँ आपको दिखाए जा रहे हैं। सल्फाडाइजीन ये सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला सल्फा ड्रग है। इसमें लगभग सभी प्रकार के जो कॉकस संक्रमण हैं इन पर प्रभावशाली है, जैसे पेचिस है, श्वसन संक्रमण है, निमोनिया इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता रहा है। सल्फाप्रिडीन ये निमोनिया के लिए प्रभावी है। सल्फाग्वानिडीन ये डिसेंट्री के लिए अच्छी ड्रग है। सल्फाथाइजोल ये स्टेफाइलोकोकल के संक्रमण के लिए अत्यधिक विशिष्ट है। ये प्लेग में काम करती है। अब अगला प्रकार है बेहोशी कारक यानी एनेस्थेटिक्स, यानी जब कोई ऑपरेशन इत्यादि करना पड़ता है तो मनुष्य को या तो पूरा बेहोश किया जाता है या फिर उसके किसी विशेष अंग को बेहोश किया जाता है। ऐसे में जो औषधियाँ इसके लिए प्रयुक्त होती हैं वो बेहोशी कारक यानी एनेस्थेटिक्स कहलाती हैं। ये जो औषधियाँ हैं सभी प्रकार की कोशिकाओं प्रमुखतः तंत्रिका तंत्र के जैव कार्यों के प्रति अचेतना उत्पन्न करती हैं। बेहोशी कारक जो पदार्थ हैं जो एनेस्थेटिक्स होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी सांद्रता कम होने पर रोगी पुनः सामान्य अवस्था में आ जाता है, यानी कुछ देर बाद ये व्यक्ति फिर से होश में आ जाता है, उनकी फिर से क्रियाएं जगते होने लगती हैं। इनको हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक तो है जनरल एनेस्थेटिक्स यानी सामान्य बेहोशी कारक। एक केंद्रीय तंत्र का तंत्र को की क्रिया को रोक करके शरीर की चेतना को नष्ट करते हैं, यानी पूरे शरीर को शून्य कर देते हैं, यानी संज्ञा शून्य, यानी वो बेहोश हो जाता है। इसका प्रयोग जो बड़ी सर्जरी में किया जाता है, हार्ट की सर्जरी है या कोई पेट की बड़ी सर्जरी होती है जिसमें पूरे शरीर को शून्य करना आवश्यक होता है। इनके उदाहरण है नाइट्रस ऑक्साइड, साइक्लोप्रोपेन, एथिलीन ईथर, इंजेक्शन के रूप में सोडियम पेंटोथल इत्यादि होता है। ये इनका प्रयोग बहुत सावधानी से किया जाता है। इनकी मात्रा बहुत सीमित दी जाती है। यदि मात्रा कुछ ज़्यादा हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा और उसका नुकसान होने की संभावना रहती है। और कुछ दूसरे प्रकार होते हैं जिनमें आप केवल एक निश्चित अंग को बेहोश करना होता है, वो स्थानीय निश्चेतक कहलाते हैं। जैसे दांत निकालने में घाव को सीने के लिए या फोड़े का ऑपरेशन करने के लिए उस फोड़े के चारों ओर इंजेक्शन लगा देते हैं और केवल उतना हिस्सा ही शून्य रहता है, बाकी पूरे शरीर में चेतना बनी रहती है। इसके उदाहरण है एथिल क्लोराइड जो स्प्रे के रूप में प्रयुक्त होता है, प्रोकैन इंजेक्शन के रूप में प्रयुक्त होता है। ये छोटे छोटे ऑपरेशन में
काम आते हैं। अल्फा यूक्रेन, ऑर्थोकैन, डाइमेथोक्सीन, ये स्थानीय निश्चेतक हैं। अगला प्रकार है एंटासिड्स यानी प्रति अम्ल। ये ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो उदर में उत्पन्न अम्ल की अधिकता को निराकृत करते हैं, यानी पेट जो आमाशय है उसकी पीएच को उचित स्तर तक बनाए रखते हैं। ये एंटासिड कहलाते हैं। क्योंकि एसिडिटी एक सामान्य बीमारी है जो पाचन से संबंधित है, और जो पाचक रस हैं उनमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है और उसकी अधिकता के कारण ही एसिडिटी होती है। वर्तमान पहले 1970 तक इसके लिए केवल जो सोडा होता है, खाने का सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल या एल्युमिनियम सल्फेट के द्वारा इसका उपचार किया जाता रहा है। लेकिन अधिक सोडा आमाशय को क्षारी कर देता है, इससे अम्ल का और अधिक उत्पादन होने लगता है। इसलिए अब धात्विक हाइड्रोक्साइड का इसका उपयोग ज़्यादा होने लगा, क्योंकि ये घुलता नहीं है और पीएच को की जो उदासीनता है यानी जो न्यूट्रल पीएच है उसको आगे नहीं बढ़ने देता है। तो ये केवल रोग के लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, कारण को नियंत्रित नहीं करते हैं। इनके अधिक प्रयोग से अल्सर होने का भय रहता है। और जब अतिशय अम्लता यानी हाइपर एसिडिटी हो जाती है तो ऐसे में कोशिकाओं में स्रावित होने वाला रसायन हिस्टामिन आमाशय में पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्राव को प्रेरित करता है। जब ये ज़्यादा होता है, ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है तो एसिडिटी उत्पन्न हो जाती है। इस शोध के से प्रेरित होकर के एक नई दवाई बनी है, सिमेटिडीन या टेगामेट का निर्माण हुआ है, जो हिस्टामिन की क्रिया को रोकता है। इसके प्रयोग से आमाशय में एचसीएल का जो स्राव है वो कम हो जाता है। सिमेटिडीन संसार की सबसे अधिक बिकने वाली औषधि रही है। और एक दूसरी औषधि है रेनिटिडीन, जिनटेक नाम से ये बाजार में मिलती है। इसका उपयोग भी ज़्यादा होता है। इसकी देखिए हिस्टामिन का जो फॉर्मूला यहाँ पर दिया है, आपको सिमेटिडीन का फॉर्मूला दिया है, आपका रेनिटिडीन का फॉर्मूला यहाँ दिया है। हाल में ओमिप्रोजोल, लेंसोप्रोजोल भी एंटासिड के रूप में प्रयुक्त होती हैं। इनके फॉर्मूले ये दिए हैं इधर, ओमिप्रोजोल, लेंसोप्रोजोल। अगला प्रकार है एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन शरीर में उत्पन्न एलर्जी यानी प्रत्युर्जता के उपचार में प्रयुक्त होती हैं। जैसे यह हवा में अवस्थित धूल कण या पराग कण या कुछ गंध के कारण शरीर में एलर्जी उत्पन्न होती है और उसके कारण प्रतिक्रिया स्वरूप हिस्टामिन मुक्त होता है, जिससे छींक आती है या नाक बहने लगती है या चकत्ते उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये जो एंटाहिस्टामिन दवाइयाँ हैं एलर्जी के प्रभाव को नष्ट करती हैं। एंटाहिस्टामिन जो दवाइयाँ हैं उसकी जो संरचना है हिस्टामिन के जैसी ही होती है, इसमें काफ़ी समानता रहती है। देखिए यहाँ पे ऊपर हिस्टामिन की आपको संरचना दिखाई दे रही है, नीचे एक एंटीहिस्टामिन की संरचना दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो खाली जगह है यहाँ पे एल्किल समूह जुड़ते हैं। इनका जो क्रिया विधि होती है वो क्या है, चूंकि एंटाहिस्टामिन और हिस्टामिन की संरचना समान होती है, तो जहाँ पे हिस्टामिन काम करता है वहाँ पे एंटाहिस्टामिन पहुँच करके अपना स्थान, उसका स्थान ग्रहण कर लेती है और हिस्टामिन की जो एक्शन है उसको रोक देती है। जिस तरह से आपने उत्प्रेरक विष का प्रयोग पढ़ा होगा, वो जाके उनकी जो सक्रिय सेंटर है वहाँ पे जाके फंस जाते हैं, उससे उत्प्रेरक की क्रिया विधि कम हो जाती है। इस तरह से ये एंटाहिस्टामिन हिस्टामिन की जगह पे पहुँच करके और उसकी क्रिया को कम कर देते हैं। इनके प्रयोग के फलस्वरूप सुस्ती, निद्रा
या नाक व मुंह के जो श्लेष्मा झिल्लियाँ हैं उनमें शुष्कता उत्पन्न हो जाती है। इसलिए इनको सावधानी से लेना चाहिए, बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी औषधि को नहीं लेना चाहिए। वैसे तो कुछ एंटाहिस्टामिन के एग्जाम्पल आपको यहाँ दिए जा रहे हैं, वो देखिए। वर्तमान में डाइफेनिल हाइड्रामीन, क्लोरमफेनेरामीन या प्रोमेथाजीन है, इनका प्रयोग होता है। ये देखिए इनके दिए हैं, आपको यहाँ पर फॉर्मूले दिए हैं। अगला प्रकार है एंटी फर्टिलिटी ड्रग यानी प्रतिजनन क्षमता औषधि। ये गर्भ को रोकने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जन्म के नियंत्रण के लिए जनन शक्ति रोधी ड्रग्स या प्रतिजनन क्षमता औषधि होती हैं। ये दोनों प्रकार की होती हैं, ओरल भी होती हैं। ओरल यानी मुंह से लेने वाली। इनमें ये कुछ अलग अलग प्रकार की होती हैं, कुछ ऐसी भी होती हैं जिनको लगातार लेने की ज़रूरत होती है, कुछ ऐसी होती हैं कुछ काफ़ी लंबे समय के लिए इफेक्टिव रहती हैं। ये इनके एग्जाम्पल यहाँ दिए हैं। नॉरेथिंड्रोन या इथाइनल एस्ट्रेडियोल या नोवेस्ट्रॉल नाम है इसका, माइफेप्रिस्टोन। ये जो अंडनिक्षेपण यानी जो ओबम निकलता है उसको, उसके निकलने की जो प्रोसेस है उसको ये रोक देती हैं। ये स्टेरॉइड्स होते हैं, और स्टेरॉइड्स ये हार्मोन के मिश्रण होते हैं। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न होते हैं। ये अत्यधिक प्रबल होते हैं, इनकी थोड़ी सी मात्रा भी इफेक्टिव होती है, लेकिन इनका भी अत्यधिक प्रयोग हानिकारक होता है। अगला प्रकार है प्रति सूक्ष्म जैविक एंटी माइक्रोबाइल्स, यानी ये सूक्ष्म जीवियों पर प्रभावी होते हैं। जो मनुष्य में जो रोग होते हैं, बहुत से रोग सूक्ष्म जीवियों के द्वारा उत्पन्न होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है या फंगस है, इनके द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो जो प्रति सूक्ष्म जैविक हैं यानी जो एंटी माइक्रोबाइल्स ड्रग्स हैं, ये जीवाणुओं के लिए प्रयुक्त होने वाली एंटी बैक्टीरियल कहलाती हैं। यदि कवक पे प्रयुक्त होती हैं तो प्रति कवक यानी एंटी फंगल कहलाती हैं। यदि वायरस पे प्रयुक्त होती हैं तो एंटी वायरस कहलाती हैं, यानी प्रति वायरस। परजीवी पे प्रयुक्त होती हैं तो प्रति परजीवी यानी एंटी पैरासाइट कहलाती हैं। ये इन जीवों के विनाश करने या वृद्धि रोकने या उसके प्रभाव को रोकने के लिए प्रयुक्त होती हैं। ये लगभग एंटीबायोटिक जैसी ही होती हैं। देखिए जी, इसके प्रयोग आपको फॉर्मूले दिए हैं। औषधि तैयार कैसी करते हैं, अलग अलग प्रभाव के हिसाब से ही करते हैं। इनके लिए 4 तथ्य देखते हैं। ये पहले तो है ड्रग टारगेट, यानी किस अंग को देना है, क्या कहाँ पहुँचाना है इसको। फिर औषधि का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, फिर उस पर क्या क्रिया होती है, फिर उसकी मैकेनिज्म। ये अपने कोर्स में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन संक्षेप में आप इसको समझ सकते हैं। जो ड्रग टारगेट यानी औषध लक्ष्य है, वो ये बताता है कि हमें किस पे इसका प्रयोग करना है, कार्बोहाइड्रेट पे करना है कि लिपिड पे कि प्रोटीन पे, किससे इसकी अन्योन क्रिया होती है। औषधि का मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय बताता है कि ये कैसे शरीर में पहुंचती है और कैसे पहुंच करके वहाँ पे कहाँ कहाँ से सही लक्ष्य पे पहुंचती है, यानी अन्य चीज़ों को हानि ना पहुंचा करके और लक्ष्य पे ही काम करें। और जो औषधि लक्ष्य का जैव क्रियात्मक कार्य है, ये हमें बताता है कि कैसी ये क्रिया करती है, कैसे अन्योन क्रिया इसकी होती है, कौन सा यौगिक बनाती है, उसके बनने पर क्या प्रभाव होता है। औषधि क्रियाविधि भी हमें बताता है कि जब इसका क्या को प्रभाव होता है, क्या अच्छा प्रभाव होता है, इसकी क्रियाविधि द्वारा पता लगता है। औषधि कैसे काम करती है, काम करने के इनके अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ औषधियाँ
उत्प्रेरक के रूप में काम करती हैं, वो एंजाइम के रूप में दी जाती हैं। कुछ औषधियाँ ऐसी हैं कि वो एंजाइम को रोकते हैं, एंजाइम की क्रियाविधि को कम कर देती हैं। कुछ औषधियाँ ऐसी होती हैं जो किसी हार्मोन को रोकती हैं, और कुछ हार्मोनल भी औषधियाँ होती हैं। अलग अलग इनके कार्य होते हैं। अपने कोर्स में बहुत ज़्यादा नहीं है इन चीज़ों के संबंध में, लेकिन हम संक्षेप में आप पढ़ सकते हैं किस तरह से औषधियाँ कार्य करती हैं, वो अगले भाग में चर्चा करेंगे इसकी।